वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, तो ये देखो, ये नाम से ही पता चल जा रहा है ये कॉमन कॉर्ड होता क्या है। द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल इज कॉल्ड देयर कॉमन कॉर्ड। मतलब ये दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल का सबसे पहले इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये दो सर्कल इंटरसेक्टिंग है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी है, ए बी को ज्वाइन कर दो, ये लाइन कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब मुझे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए। तो ये फर्स्ट सर्कल लिया, मान लो इसका नाम लिया मैंने सर्कल S1, इसका नाम लिया मैंने सर्कल S2। तो S1 का इक्वेशन मैंने एज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। S2 का इक्वेशन मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर मुझे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी, तो S1 माइनस S2 कर देना, दोनों सर्कल का डिफरेंस ले लेना, और मेक श्योर डिफरेंस लेते वक्त एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट हमेशा 1 आने चाहिए। तो इसका डिफरेंस लो तो देखो क्या मिलेगा तुम्हें, 2g1 माइनस g2x 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ गया, मतलब ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर चाहिए इसका लेंथ। तब इसका लेंथ कैसे निकालोगे, तो तुम्हारे पास दो सर्कल है, तो दोनों में से किसी एक सर्कल का सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करो। पहले सर्कल का तुमने सेंटर ऑप्ट किया -g1 माइनस f1। तुम्हारे पास दो सर्कल है, दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने पहला सर्कल ऑप्ट किया, ये इसका रेडियस है r1। ये लाइन का इक्वेशन आ चुका है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो cm। यहाँ से c1m जैसे ही निकला, c1m तो निकालना आता है ना, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये पॉइंट है -g1 माइनस f1। तो ये डिस्टेंस निकालना तो याद है ना तुम्हें फॉर्मूला, माइनस ऑफ ax, ये ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये c1m आया। अब इसके बाद आओ यहाँ पर c2m, मतलब c1m आ गया। c1m जैसे ही आ गया, रेडियस मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड बाइसेक्ट कर जाता है। तो यहाँ से am तुम निकाल लोगे, विच इज अंडर रूट r1 स्क्वायर माइनस c1m स्क्वायर। am आ गया तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी क्या आ जाएगा, 2 इंटू am मीन्स 2 इंटू अंडर रूट r1 स्क्वायर माइनस c1m स्क्वायर। दिस गिव्स यू लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी। ओके, अब और इसके बाद तो ये इसी का ये प्रिंटेड नोट्स है, इसको अच्छे से देख लेना और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब और इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स। पहला, फर्स्ट रिजल्ट देखो यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अब पूछा तुमसे दो सर्कल है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है वो कॉमन कॉर्ड का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है। तो किसी भी कॉर्ड का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, जब वो किसी सर्कल का डायमीटर बने। तो यहाँ पर भी
कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ का तभी होगा जब वो दोनों में से किसी एक सर्कल का डायमीटर होगा। तो सवाल उठता है दोनों में से कौन से सर्कल का? तो वो सर्कल जिसका रेडियस छोटा हो, वो सर्कल जिसका रेडियस छोटा हो, ठीक है, उसी केस में ये मैक्सिमम लेंथ का हो सकता है। या इसी बात को घुमा के ऐसा बोल देगा, जो एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया। मतलब अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर दिया तो उस केस में कॉमन कॉर्ड छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा। इन दैट सिनारियो कॉमन कॉर्ड विल बी डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, ये और ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड को अगर डायमीटर मानते हो तो ये कॉमन कॉर्ड जिस भी सर्कल का डायमीटर होगा उसका सेंटर पक्का इन दोनों सर्कल के कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। मतलब अगर ऐसा भी बात हो गया, जो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ये ए बी कॉमन कॉर्ड है, तो इसको डायमीटर ट्रीट करके एक सर्कल ड्रॉ करो तो उसका सेंटर हमेशा ए बी पे लाई करेगा। तीसरा, क्या कॉमन कॉर्ड का लेंथ 0 हो सकता है? ऑफ कोर्स 0 हो सकता है। एक ही केस में जब ये दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता हो तो उस केस में कॉमन कॉर्ड बिकम्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या इंटरनल कॉमन टेंजेंट, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए देखो तुम्हें याद होगा मैंने कॉमन टेंजेंट के वक्त बताया भी था, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो टोटल 3 टेंजेंट्स होते थे, और ये जो लाइन है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका इक्वेशन कैसे निकालते थे? तो फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल करके, गॉट इट। तो अब यहां पर इस सिचुएशन में दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन कॉर्ड हैविंग लेंथ 0, and you can say this line is also represents internal common tangent या transverse common tangent, got it। तो आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो कह रहा है जो प्रूव दैट लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल इज दिस वन। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर दो सर्कल दिया है, ओपन करो। पहला सर्कल क्या दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। खोल दो इसे, ओपन करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेकेंड सर्कल खोलो, ओपन करो। सेकेंड सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इनका डिफरेंस लो तो देखो क्या निकल के आएगा, b2b माइनस ax a माइनस by इक्वल्स टू 0। सो कैन आई से x माइनस y इक्वल्स टू 0, ट्वाइस ऑफ b माइनस a कॉमन ले लो। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आया, और ऐसे भी y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज था इन दोनों का सर्कल का सेंटर। तो अब मेरे पास दो सर्कल मौजूद है, फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल, ठीक है, और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आगे का कहानी मालूम है, दोनों में से किसी एक सर्कल को चुनो, सेंटर रेडियस निकालो,
यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, AM आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा। तो इसके आगे प्रोसीड करो और मैच करो, देखो ऐसा आंसर आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट वन। सेकेंड वन एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करा फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन। इक्वेशन के लिए दोनों का डिफरेंस लो। लेकिन अब बहुत बार बच्चा करता क्या है, आईटी एग्ज़ाम में या फाइनल एग्ज़ाम में एक बार पोजीशन को लेके केयरफुल ज़रूर हो जाना। देख लेना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स स्मॉलर देन R1 प्लस R2 है कि नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो तुम अब आसानी से इक्वेशन निकालो। इक्वेशन, इसका आंसर आया होगा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, बताओ जल्दी से। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आया होगा 2x + 1 = 0। लेंथ कैलकुलेट करो इसका, तो लेंथ आया होगा 2√2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिस इज बाइसेक्टेड बाय दिस। ओके, मतलब पहला सर्कल का जो इक्वेशन है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ये वाला सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है। तो अभी मैंने नोट 3 एक्सप्लेन किया था, नोट 1, इस सिचुएशन में होता क्या है, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर दे तो तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड होगा वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा। मतलब कॉमन कॉर्ड सबसे पहले कैलकुलेट करो AB का इक्वेशन। ठीक है, और कॉमन कॉर्ड जैसे ही तुमने कैलकुलेट किया, उसमें छोटे वाले सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट रख दो। तो S1 - S2 निकालो पहले। जैसे ही S1 - S2 किया तुमने, अच्छा अब डिफरेंस लेते वक्त कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना जो हम किस डिफरेंस लेते वक्त किसको फर्स्ट सर्कल लें किसको सेकंड सर्कल लें, जो मर्जी है लिख दो। डिफरेंस ऑफ 2 सर्कल्स, अब फर्स्ट पोजीशन पे जो सर्कल का इक्वेशन लिखने का मन है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने S1 - S2 लिया तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आया 6x + 14y + a + b = 0। ये AB का इक्वेशन आया, तो इसका मतलब छोटे वाले सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ x है वहाँ 6, जहाँ y है वहाँ -4 रख दो। और तुमसे a + b का वैल्यू ही पूछा गया है ना, तो यहाँ से a + b का वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर 50 आ रहा होगा। गॉट इट बच्चे, यहाँ तक आया समझ में। अब आओ एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स, तो 2 सर्कल के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो सर्कल के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो सर्कल 2 कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस बात को ध्यान से समझना, ये एक कर्व है कर्व C1, ये अनदर कर्व है C2। अब इस 2 कर्व के बीच का एंगल कौन डिसाइड करता है, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये टेंजेंट है। ठीक है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। ठीक है, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों टेंजेंट्स, ये कर्व C1 ये कर्व C2, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कर्व 1 का टेंजेंट कर्व 2 का टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल बिटवीन 2 कर्व्स बोलते हैं।
सेम लॉजिक विल वर्क फॉर सर्कल ऑल्सो। अब ये एक सर्कल है, ये अनदर सर्कल है, ठीक है। अब ये दो सर्कल एक दूसरे को जहाँ कट किया, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली कट करता है, तो मान लो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ऑप्ट किया, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट 1, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट 2, ठीक है। और दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये C2 हो गया, ये ले लो R1, ये ले लिया तुमने R2। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल, वो मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। तो तुम यहाँ बोल सकते हो एंगल बिटवीन two circles is defined as angle between their tangents at their point of intersection, ठीक है। तो अब देखो इसके बीच का एंगल हम निकालेंगे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ये B1B मान लो टेंजेंट 1 है, A1A टेंजेंट 2 है, इसके बीच का एंगल मैंने लिया थीटा, एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन देयर रेडियस, ठीक है। R1 एंड R2 जो सेगमेंट है उसके बीच का एंगल है। तो अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, ये अल्फा प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये थीटा प्लस ये 90, इसका सम 180 होगा। तो बेसिकली थीटा जो है वो क्या होगा, अच्छा इन सब का सम 360 होगा, क्योंकि एंगल्स अबाउट अ पॉइंट मेक्स 360 डिग्री। तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। गॉट इट। तो अब मैं ट्राइंगल C1PC2 में कोसाइन रूल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सेटअप समझ में आ गया यहाँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं पॉइंट P C1 एंड C2 ट्राइंगल को ऑप्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अल्फा निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोसाइन रूल तुम्हें याद है, क्या होता है कोसाइन रूल, जैसे ये P है, ये C1 है, ये C2 है, मुझे ये एंगल अल्फ़ा चाहिए, कॉस ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा से अटैच आजू बाजू का साइड C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर, अल्फ़ा के ऑपोजिट में C1C2, तो C1C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1P इंटू C2P, ये कॉस ऑफ अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अल्फ़ा बेसिकली है क्या, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2, कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग एक्यूट एंगल ऑप्ट करते हैं, इसलिए ये माइनस कॉस थीटा हुआ, मॉड लगा दो। तो वी विल टेक कॉस थीटा इज मॉड ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स हुआ। बेसिकली यहाँ दो एंगल बनेगा ना, एक थीटा, एक 180 माइनस थीटा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इफ नथिंग हैज स्पेसिफाइड वी ऑप्ट एक्यूट एंगल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वी विल ऑप्ट थीटा एंड 180 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, क्योंकि ऐसे भी दो लाइन हमेशा दो एंगल बनाता है, एक थीटा दूसरा 180 माइनस थीटा। तो कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग एक्यूट एंगल ऑप्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज दोनों बताएंगे। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, एंगल बिटवीन टू सर्कल का कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू सर्कल थीटा इज
रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस डी इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स divided by twice of radius of first circle, radius of second circle. This gives you angle between two circles. Got it? तो ये दो सर्कल के बीच का एंगल हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब एक आध एग्जाम्पल देख लो इससे रिलेटेड। तो अगेन अब यहाँ पर दो सर्कल के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए अगेन सर्कल का इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है। अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो तेरे पास सर्कल का इक्वेशन मालूम है, तो सेंटर निकाल लोगे, सेकेंड सर्कल का सेंटर निकाल लोगे और कॉस थीटा लगा देना, कोसाइन रूल। C1 C2 का कोऑर्डिनेट मालूम है तो डिस्टेंस फार्मूला से इनके बीच का लेंथ डिस्टेंस भी निकाल लोगे। C1 C2 ये R1 ये R2, तुम आसानी से एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और मैं बता रहा था यहाँ पर भी अगर सर्कल सेपरेटेड है तो फिर एंगल डज नॉट एग्जिस्ट, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स डज नॉट एग्जिस्ट। और तुम बिना पोजीशन चेक किए हुए सीधे कॉस लगाया तो देखोगे वो कॉस की वैल्यू उसके रेंज से बाहर आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कॉस का रेंज -1 से 1 होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था तुमने। अगर कॉस थीटा का वैल्यू उसके रेंज से बाहर है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, नहीं तो सर्कल सेपरेटेड है, या तो इस तरह से होगा या इस तरह से सिचुएशन बन रहा होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आओ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। तो देखो स्ट्रेट लाइन में वर्ड यूज होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है एक दूसरे के साथ, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बोलेगा दो सर्कल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस लाइन का मतलब यहाँ ये हुआ जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट है उन टेंजेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कोई भी दो कर्व ऑर्थोगोनल तभी कहलाता है। टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल कर्व्स। दो कर्व है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को जितनी बार कट करेगा वहां पर जो टेंजेंट्स निकालोगे उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब यही हुआ, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब टू सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली। अगर कहीं लिखा है ये स्टेटमेंट टू सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली, इसका मतलब उसने क्या इंफॉर्मेशन तुमसे शेयर किया है, जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है। गॉट इट? तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हो गया? कॉस थीटा के फॉर्मूला जो तुमने अभी अभी निकाला है वहाँ थीटा की जगह 90 यूज करो और कॉस 90 जीरो हो गया। तो अगर कॉस 90 जीरो हो गया तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या निकल के आया? रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर स्क्वायर। ये हो गया कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अब इसी को तुम सिंप्लीफाई कर लो। तो मान लो अगर पहला सर्कल का इक्वेशन मैंने कंसीडर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? -g1 -f1।
रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सेकेंड सर्कल लिया तुमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड सर्कल का सेंटर लिया -G2 माइनस F2 एंड रेडियस लिया अंडर रूट G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ऑफ C2। अब ये सारा डेटा यहाँ रख दो, तो रेडियस स्क्वायर बिकम्स G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। दिस इज G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। D मतलब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, G2 माइनस G1 स्क्वायर F2 माइनस F1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, देखो कट पिट के तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2G1 G2 टू F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी फॉर दीज टू सर्कल्स। ठीक है, गॉट इट। इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लेना, ठीक है। रिमेंबर दिस एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, मेमोराइज दिस। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना G1, एक्चुअली इसने सर्कल के इक्वेशन में एक सर्कल 2G 2FC लेके चला है, मैं G1 G2 F1 F2 लेके चला हूँ। तुम G और F लिया, G1 F1 लिया, तो जहाँ G2 है वहाँ G रख देना, जहाँ F2 है वहाँ F रख देना। गॉट इट। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अब और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्रैक करो, वीडियो पॉज करो। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल। तो अब कहानी मालूम है इसका कैसे करना है। सर्कल इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग जैसे ही पता चला सीधे सेंटर रेडियस निकालो और ये थीटा लिख दो डायरेक्ट। ये R1, ये R2, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर 3 - 2, सेकंड सर्कल का 2 - 3, फर्स्ट सर्कल का रेडियस 9 + 4 - 11 कितना हो गया, √2 1। 13 - 11 √2। G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। सेकेंड सर्कल में 9 + 4 माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो अब सीधे cos थीटा लगा दो। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विच इज divided by twice of R1 into R2। ये 1/√2 देखा तो थीटा 45 आना चाहिए। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच दीज टू सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली। अगेन एक बात ध्यान रखना, आप ये जो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी तुम लगा रहे हो, ये लगाने से पहले या सर्कल में कोई भी काम करने से पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बना लो, उसके आगे ही जो करना है वो करना। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दिया है तो, क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स या थ्योरम्स हम प्रूफ कर रहे हैं उन सब में रेफरेंस सर्कल उसी को ले रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसलिए फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। तो तुम्हारे पास ये दो सर्कल है, तो G1 इज 5/2। अब तुरंत -G1 मत लिख देना, आदत हो जाता है हम लोगों का -G1 - F1 करने का सेंटर के लिए। मुझे यहाँ -G1 करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ 2G है। 2G मेरा 5 है तो G1 5/2 होगा।
2f मेरा 3 है तो f 3/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट आया 7। उसी तरह यहाँ से g2 निकालो तो ये आ गया -4, f2 निकालो ये आ गया 3, c2 निकालो ये आ गया k। ये सारा डेटा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में चिपका दो, यू विल गेट k एज -18। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कटिंग ऑर्थोगोनली 3 सर्कल्स। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे, तो ये रफ डायग्राम है, ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है, ये इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। मुझे ये वाला सर्कल का इक्वेशन चाहिए, और हमारे पास इन तीनों सर्कल का इक्वेशन मौजूद है। पहले का x² y² -2x + 3y - 7 = 0। दूसरे सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 5x - 5y + 9 = 0। तीसरे सर्कल का x² + y² + 7x - 9y + 29 = 0। मेरे पास इस सर्कल का इक्वेशन आया। एज्यूम किया मैंने, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल एज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब अगर कहीं से gfc निकल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अब फर्स्ट सर्कल को उठाओ और यहाँ से इस इक्वेशन को उठाओ, दोनों के साथ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी अप्लाई करो। तो इस सर्कल का बारी बारी से इन तीनों के साथ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी अप्लाई करो। तो मान लो इसका इसके साथ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी अप्लाई किया तो व्हाट यू विल गेट, 2g1 g2 2f1 f2 = c1 + c2। GFC में एक रिलेशन इक्वेशन ले लो यहाँ पर 1, या इक्वेशन, ये सेकेंड सर्कल है, इसका इक्वेशन ले लिया तुमने 3, इसका इक्वेशन ले लिया 4, ये इक्वेशन ले लो इक्वेशन 5। फिर इसका थर्ड इक्वेशन के साथ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगाओ तो 5g - 5f = c + 9। इसका तीसरे सर्कल के साथ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगाओ जिसका इक्वेशन है x² + 7x - 9y + 29 = 0। इसका इक्वेशन आया मेरे पास 7g - 9f = c + 29। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। g का वैल्यू -8, f का वैल्यू -9 एंड c का वैल्यू -4। ठीक है, जैसे GFC आया, GFC की वैल्यू यहाँ रख दो, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, कट पिट करो, देखो सिंप्लीफाइड आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, x² + y² - 16x - 18y - 4 = 0। Got it? Next question. Find the equation of the circle which cuts orthogonally, this passes through this and touches y-axis. तो अगेन रिक्वायर्ड सर्कल ले लो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब f² = c। सर्कल 3, 0 से पास कर रहा है, 3, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करो इसको। x की जगह 3, y की जगह 0, जहां c है x की जगह 3, y की जगह 0 रख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एंड ये सर्कल एक और सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसके साथ ऑर्थोगोनलिटी लगाओ।
2g1g2 2g1g2 plus 2f1f2 equals to c1 plus c2। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, इनकी मदद से जीएफसी निकालो, यहाँ रख दो। देखो कट पिट के तुम्हारे पास रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 ऐसा आ रहा होगा। गॉट इट बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, ओके। अब वीडियो पॉज करो, 5th क्वेश्चन ट्राई करो। अब करा एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, पी का वैल्यू बताओ। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी अप्लाई किया तुमने, पी के टर्म में क्वाड्रेटिक आया, पी का 2 वैल्यू आ रहा होगा, आंसर 2 and 3। गॉट इट? अब हम लोग सीखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे तुमने फैमिली ऑफ कर्व का नाम सुना है, फैमिली ऑफ लाइंस का नाम सुना है, उसी तरह फैमिली ऑफ सर्कल है। तो जैसे देखो, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो सर्कल फिक्स हो गया। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा यूनिक सर्कल पास करता है। लेकिन अगर 2 पॉइंट दिया है और ये 2 पॉइंट कैसा है, तो मान लो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है। अब ये दोनों पॉइंट की स्पेशलिटी पता चल गई, जो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल। अब इस पॉइंट से S1 S2 वाले पॉइंट से हजारों सर्कल, इनफाइनाइटली मैनी सर्कल पास करेंगे। तो वो जो इनफाइनाइटली सर्कल होगा वो फैमिली ऑफ सर्कल कहलाएगा, और उस फैमिली ऑफ सर्कल का वन ऑफ द मेंबर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो उस फैमिली के इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर ऐसा सिचुएशन फंस रहा है, 2 पॉइंट अगर 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से मिल रहा है, तो उससे पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे सर्कल 1 प्लस एनी कांस्टेंट सेकेंड सर्कल इक्वल्स टू 0। मेक्स योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर वो 1 बना के इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो k का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, वरना -1 हुआ तो पता चला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और सर्कल लाइन जैसा आ गया। ठीक है, गॉट इट बच्चे? फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है समझ में आ गया? मीन्स फैमिली, चाहे वो 2 कर्व हो या 2 लाइन का फैमिली हो या 2 सर्कल की फैमिली हो। तो अब यहाँ S1 प्लस KS2, तो अब इस फैमिली के कितने मेंबर्स होंगे इस फैमिली में, वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k कैसे कैलकुलेट करोगे? तो तुम्हारे क्वेश्चन में जो गिवन सिचुएशन है उससे k डिसाइड होगा। तो वेयर k इज arbitrary constant, where k is arbitrary constant can be obtained by given conditions, in your question। ठीक है, तो where k is arbitrary constant can be obtained by given condition in your question। ठीक है, पहला सिचुएशन पे बेस्ट देखो, यहाँ फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सर्कल। अब मान लो ये सर्कल S है, ये S डैश है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जो डॉटेड सर्कल जा रहा है, दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल। और इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? S प्लस लैम्डा S बार इक्वल्स टू 0।
अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम लैम्डा यहाँ ना लगा किस में लगा दे तो कोई इशू नहीं है बच्चे, तुम एस बार प्लस लैम्डा एस भी लिख सकते हो सकता है कोई बच्चा इसको लेके कैरी किया तो उसका लैम्डा अलग आया गिवन कंडीशन लगाने पे, तुम इसको लेके कैरी किया तुम्हारा लैम्डा हो सकता है अलग आए, लेकिन जब लैम्डा का वैल्यू यहाँ रखोगे तो सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर हमेशा सेम आएगा। गॉट इट, इस बात का ध्यान रखना। ये पहला सिचुएशन था फैमिली ऑफ सर्कल का, व्हेन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। ठीक है, तो फॉर मोर क्लैरिटी इस पे कल क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन पे। ठीक है, तो तुमसे क्या रहा है, जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऐसे क्वेश्चन पूछा तुमसे। फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल which passes through the point -2, 4, which passes through the point -2, 4 and passes through point of intersection of given two circles x square plus y square minus 6x plus 2y plus 4 equals to 0। मैंने रैंडम डेटा ले लिया और दूसरा सर्कल मान लो मैंने ऐसा लिया, ऐसा कुछ दिया है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये रेड कलर वाला सर्कल पास कर रहा है, तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए और इसका ओरिएंटेशन फिक्स करने के लिए बोल दिया ये -2, 4 से भी पास कर रहा है। तो तुम क्या करो, इस रेड कलर वाले सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे, पहला सर्कल प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट दूसरा सर्कल, पहला सर्कल का इक्वेशन दोनों में से किसी एक को S1 बोल दो। तो मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस ऑफ लैम्डा, सेकेंड सर्कल लिया मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। ये आया रिक्वायर्ड सर्कल। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आएगा -6 प्लस 2 लैम्डा एक्स 2 माइनस 4 लैम्डा वाई 4 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब ये लैम्डा निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है, नाउ इट पासेस थ्रू 2, -4 या -2, 4, तो x की जगह -2 y की जगह 4 रख दो, लैम्डा मिल गया। लैम्डा के वैल्यू यहाँ रख देना, सिंप्लीफाई कर देना, यही आंसर हो जाएगा। मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो लैम्डा निकालने के लिए इस तरह से या अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और लैम्डा का नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा डिसाइड करेगा जो ए बी से उस वक्त कितने सर्कल पास कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा फैमिली ऑफ सर्कल का पहला सिचुएशन, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ओके, अब और सेकेंड सिचुएशन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। अब ये सारे पॉइंट्स को नोटबुक में अच्छे से लिख लेना हाईलाइट करके। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल S इक्वल्स टू 0 एंड लाइन L इक्वल्स टू 0। मतलब ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है,
ये सर्कल है, ये लाइन है, ये लाइन और सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है ए और बी पर। तो अब भी मुझे 2 पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट सर्कल पर भी है, लाइन पर भी है। अब इससे हजारों सर्कल पास करेंगे तो वो फैमिली ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो अब इस सिचुएशन में सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे? सर्कल प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट लाइन इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखोगे। गॉट इट बच्चे? यहां तक आया समझ में? ओके। तो इस तरह से लिखोगे सर्कल प्लस के लाइन, ठीक है, वेयर के इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट।